हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो सब मजे में। देखो, आज की क्लास में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज डीम्ड रेजिडेंट सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन नंबर 1। इस टॉपिक की ना एक बहुत ही खास बात है, और वो ये कि इस टॉपिक में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि क्वेश्चन इस तरीके का आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट डीम्ड रेजिडेंट। ठीक है, तो समझे इसको अच्छे से करें। चलो से आइए मेरे साथ। पहली बात तो ये डीम मतलब क्या है। मेरे स्टूडेंट्स, आपको बताया है कि डीम्ड का मतलब होता है इनकम टैक्स, जीएसटी में बोला अभी ऐसा प्रोविजन जो है नहीं, मतलब ये रेजिडेंट है नहीं, बट स्टिल हम इसको रेजिडेंट मान रहे हैं। हम डीमिंग क्लॉज लगाएंगे, मान रहे हैं। रेजिडेंट है नहीं का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब बेसिक कंडीशंस चेक करी तो बेसिक कंडीशन ने तो बोल दिया ना जी ना, ये सेटिस्फाई हमें नहीं कर रहा, यानी ये रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट के होगा। लेकिन अगर उस पर्सन ने ये कुछ फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल कर ली, तो उस बंदे को जो कि रेजिडेंट है नहीं, स्टिल हम उसको मान लेंगे कि ये हमारा रेजिडेंट है, यानी डीम्ड रेजिडेंट। ठीक है, करें इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी एनी स्टूडेंट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सा ऐसा पर्सन है, तो देख, अगर कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, एन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल की खास बात होनी चाहिए, उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके पास हमारे भारत की नागरिकता होनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो इंडियन सिटीजन एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि इंडियन सिटीजन है, और उसकी भाई जो टोटल इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है। 5 साल पे बताओ बताओ, पिछले 10 साल एज एन टाइम इन द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में देखो, हम असेसमेंट ईयर पे उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, हमें पता चला ये पर्सन जो है इसकी प्रीवियस ईयर में 15 लाख से ज्यादा की इनकम है। बेसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा रेजिडेंट नहीं है, इंडियन सिटीजन है। और फिर प्रोविजन देखते हैं, टोटल इनकम 15 है। ऐसा मैम टोटल इनकम में फॉरेन इनकम इंक्लूड होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। यहाँ पे हमें दिखा है कि टोटल इनकम जो है ना स्टूडेंट, दैट इज एक्सक्लूडिंग द फॉरेन इनकम। मतलब जो भी उसको फॉरेन से, आउट ऑफ आर कंट्री, उसको जितनी भी इनकम मिली है हम उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, total income excluding the income from the foreign sources or the foreign income क्लियर। तो ऐसी इनकम को चेक करो भी 15 लाख से ज्यादा है प्लस। ठीक है, इसको आप रेजिडेंट मान रहे हो, इसको यानी यहाँ ज्यादा टैक्स लगाऊंगी, यही मतलब हुआ। हाँ, लेकिन वो कहने चलो इसको ना एक और हम रिलीफ देते हैं। चेक कर लो कि ये जो इंडिविजुअल है जो कि हमारा इंडिया का नागरिक है, कहीं इसकी इनकम किसी और कंट्री में लाइबल टू टैक्स तो नहीं है, यानी कोई और कंट्री इसको टैक्स तो नहीं लगाने वाली। ये ना हो बेचारा इंडिया में भी टैक्स दे और बाहर की कंट्री में भी टैक्स दे। नहीं, अगर वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा तो हम उसको टैक्स रेजिडेंट की तरह लगाएंगे। यानी उसके लिए स्टूडेंट सेकंड कंडीशन यहाँ आती है, ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स, ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, एनी अदर कंट्री। He is not liable to tax in any other country in the previous year. Previous year में और कोई कंट्री इसको टैक्स ना लगाती हो। अगर ऐसा है तो वो बन गया हमारा डीम्ड रेजिडेंट। क्या एक तो बात है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से ये समझ आ गया कि जिस भी पर्सन पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 अप्लाई होता है, यानी बेसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो रेजिडेंट बन गया। अरे हमारा रेजिडेंट बन गया तो उसको क्या अलग तरीके से फिर से रेजिडेंट मानोगे? नहीं ना। अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लग रहा है तो यानी स्टूडेंट देन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A तो एप्लीकेबल ही नहीं। क्यों? अरे मैं सिंपल सा तरीके से अगर वो बन गया रेजिडेंट, तो क्या उसको मतलब बार बार रेजिडेंट थोड़ी ना बोलोगे अलग अलग तरीके से। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये जो मैंने बोली थी ना आपको, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द फॉरेन इनकम। स्टूडेंट्स, एक फॉरेन इनकम ऐसी है जिसको हम दूर से देखें तो फॉरेन इनकम कह सकते हैं, बट एक्चुअली वो उसका लॉजिक कुछ और है। अब वो समझते हैं। देखो स्टूडेंट, इस फॉरेन इनकम में से मैंने अभी ग्रीन मार्कर से जो लिख रही हूँ ध्यान से समझना, फॉरेन इनकम में से कुछ फॉलोइंग इनकम है जो कि उसको हम एक्सक्लूड रखेंगे, यानी इसको फॉरेन इनकम नहीं मानते। कौन सी इनकम? देखो, ये जो फॉरेन इनकम है ना स्टूडेंट, अगर ऐसा कोई बिजनेस है जो बाहर चल रहा है लेकिन उसका जो कंट्रोलिंग है, उसका जो सेटअप है वो हमारे इंडिया में है, तो हम कहेंगे ये तो हमारी इंडिया का बिजनेस है। जो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है उसको बाहर का बिजनेस कैसे मान सकते हो? नहीं मान सकते। ठीक है, तो फॉरेन इनकम, FI मतलब फॉरेन इनकम, डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे स्टूडेंट? इनकम ऑफ अ बिजनेस
जो कि इंडिया से कंट्रोल और सेटअप हो रहा है. इनकम ऑफ बिजनेस which is control or set up in India, which is controlled और set up in India. इसका मतलब क्या है? देख, इसका मतलब हुआ कि एक ना स्टूडेंट जेम्स है, ठीक है. अब जेम्स कह रहा है उसका पूरी कंट्रोलिंग में खुद बैठा है इंडिया में, पूरा कंट्रोलिंग इसका सब कुछ चल रहा है बिजनेस आइडिया से. लेकिन क्या है, इंडिया भी सेटअप है बिजनेस, बट बाहर का उनका जो मतलब मैं कहूँगी उनकी जो ब्रांचेस वगैरह है, ब्रांचेस भी नहीं, उनका जो डे टू डे वर्क चल रहा है, डेली रूटीन वर्क चल रहा है, वो बाहर भी चल रहा है, ठीक है. बट सेटअप बिजनेस इंडिया में उसकी कंट्रोलिंग पावर या फिर इंडिया की, या तो इंडिया में सेटअप हुआ है, या फिर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है. जो बंदा उसको कंट्रोल करना है वो इंडिया में बैठ के कंट्रोल करता है. अगर ऐसा है तो ये किसी भी एंगल से बिजनेस जो है वो बाहर का नहीं है, हमारे इंडिया का. यानी उस 15 लाख की इनकम में इसको हम ऐड करके दें तो फॉरेन इनकम डज नॉट इंक्लूड द इनकम ऑफ बिजनेस व्हिच इज कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया. क्लियर है? समझ आने की बात? अब एक बात, ठीक है. देखो, प्रोविजन हो गया लाइबल टू टैक्स हमारा स्पेक्ट्रम रेजिडेंट का. कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो जब तक नहीं आपको बताऊंगी यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोविजन. नहीं, लाइबल टू टैक्स मतलब क्या है? अभी क्या हुआ ना, ये चिंतामणि है, चलो जेम्स है, ठीक है. क्या है, जेम्स जो है मान लो वो यूके में रहता है, यूके में इस पर टैक्स लग रहा था. बाद में यूके का कोई प्रोविजन आया, उन्होंने कोई इनकम टैक्स की नोटिफिकेशन निकाल दी अपनी और कहा ये इनकम एग्जाम्प्ट हो गई. अब यहाँ बैठा है इसका एक फ्रेंड, वो वाला फ्रेंड जो बड़ा, अगर भी आपको टैक्स कम देना पड़ जाएगा तो उस पर अरे ऐसे कैसे, रुको इसको परेशान करता हूँ. तो उसने जेम्स को कॉल करी, ठीक है. कॉल करके बोला सुनो, पहले तुम ये अपनी यूके वाले को देख नहीं देता, तुम तो कहते मेरा वहाँ टैक्स लगता है तो इंडिया में नहीं लगेगा, लेकिन अब तो यूके भी इनकम एग्जाम हो गई तो अब तुमको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. मतलब वो कह रहा था कि देखो तुमको ना इंडिया के लिए रेजिडेंट भी मान, जेम्स कहता है मुझे इंडिया के लिए रेजिडेंट भी मानते क्योंकि मेरी इनकम फॉरेन में लाइबल टू टैक्स है. लाइबल टू टैक्स है, लगा रे एग्जाम हो गया. ये जेम्स यानी इसकी जेम्स का जो फ्रेंड है ये बिल्कुल रॉन्ग. लाइबल टू टैक्स में वो इनकम भी इंक्लूड होगी कि मान लो पहले यूके ने उसको टैक्स लगाना था, अब एग्जाम करते हैं, हाँ कोई बात नहीं, तब भी हम मानेंगे, वो उसकी मर्जी है कंट्री की. वो लाइबल टू टैक्स था, उन्होंने एग्जाम कर दिया, दैट इज देयर जॉब, तब भी हम मानेंगे दूसरी कंट्री इस पर काम कर रही है तो इंडिया उसको डीम्ड रेजिडेंट नहीं मानेगा. यस, यानी फिर इंडिया दोबारा से उसको टैक्स नहीं लगाएगा, वो उसकी किस्मत थी, इनकम एग्जाम हो गई. ओके, चल समझ आ गया अच्छे से? पक्का लिखे है फिर इस बात को? डेफिनेटली आइए स्टूडेंट, देखो यहाँ पर लाइबल टू टैक्स, लाइबल टू टैक्स सिंपल से है ना, सुखी रहना. अगर कोई और कंट्री इस टैक्स पे काम कर रही है, उसके टैक्स पे जेब पे काम कर रही है तो हम नहीं करेंगे. बेशक एग्जाम पे कर दिया, काम तो कर रही है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है. तो लाइबल टू टैक्स ऑल्सो इंक्लूड्स if income subsequently बाद में exempt हो रही, ठीक है. if income subsequently exempt in that country, बताओ उन्होंने एकदम कंसिडर कर दी, बाद में वो एग्जाम्प्ट हो रही है, सो इवन वो उसको भी हमारे क्या दूसरे वाली कंट्री इस पर काम करती थी. अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो मैंने आपको बोला, डीम्ड रेजिडेंट सिर्फ तब अप्लाई होता है अगर वो हमारे इंडिया का नागरिक है. तो इसको लिख भी लो जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो. डीम्ड रेजिडेंट only applies for Indian citizen. अच्छा ठीक है ना, इंडियन सिटीजन ना हो, लेकिन अगर वो पर्सन हो इंडियन ऑरिजिन पर्सन, यानी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर पे पढ़ाया था, यानी वो खुद उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड एरिया में सॉल्व हुए होते हैं, इंडियन सिटीजन पे है ये प्रोविजन. नॉट ऑन, बड़ा इसको मार्क कर लो, नॉट ऑन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन. अगर वो इंडिया का सिटीजन है सिर्फ तब ये प्रोविजन है, वो खुद उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे तभी. तो नॉट ऑन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, क्लियर? हाईलाइट करो इसको, नॉट ऑन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है. अब बता रही है ये बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये वन हुआ या इनो वन, डीम्ड रेजिडेंट हमेशा होता है रेजिडेंट, बट
नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि तो वो बेसिक ही नहीं कर रहा है, एडिशनल कार्ड से पूरी करेगा, तो ये NOR वो हमेशा आपको चेक भी नहीं करना कुछ और। लिख लो यहाँ पे डीम्ड रेजिडेंट ऑलवेज, हमेशा ही डीम्ड रेजिडेंट ऑलवेज, हमेशा क्या होता है वो रेजिडेंट तो होता है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर हो गया ये? अब आ जाओ एक बार बुक पर, यानी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स पर। स्टूडेंट्स अगर किसी के पास ये बुक नहीं है, ठीक है, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, या तो नीचे नंबर आ रहा है ना, ये नंबर फ्लैश हो रहा है 8798874134, नीचे नंबर है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि बुक आप कैसे परचेज करो, या ऐप पे जा सकते हो या फिर इंटरनेट वेबसाइट हो, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप देखो डीम्ड रेजिडेंट सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल जो कि एक इंडियन सिटीजन है हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। मैंने आपको बोला ना वो इनकम जो फॉरेन इनकम से अलग है, यानी सिर्फ इंडिया वाली इनकम दिखनी है। मतलब फॉरेन सोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि वो इनकम जो इंडिया के बाहर अराइज हुई है, ठीक है। लेकिन इसमें फॉरेन इनकम में से एक इनकम को हमें एक्सेप्ट रखा कि इसको तो हम इंडिया की इनकम मान रहे हैं, दैट इज except income from a business controlled in or profession set up in India, या कोई बिजनेस और प्रोफेशन है जो कि सेटअप हुआ है इंडिया में, तो उसको हम इसमें इंक्लूड रखेंगे। इनफैक्ट एक काम करो, यहाँ पे बिजनेस के साथ साथ प्रोफेशन भी करें, ठीक है। ओके, देन कितनी होनी चाहिए? इफ इट इज एक्सीडिंग ₹15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सो उस पर्सन को एन इंडिविजुअल वुड बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर। लेकिन if he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of being teacher, उन्होंने कहा लेकिन हम इसको सिर्फ यहाँ deemed resident तब मानेंगे if he is not liable to tax in any other country, अगर वो किसी और देश में किसी और टेरिटरी में टैक्स उसको नहीं लगेगा। मैं वहाँ की रखता होगा, वैसे मान लो वहाँ का डोमिसाइल यानी वहाँ रह रहा है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस वहाँ का आ रहा है, कोई भी क्राइटेरिया जिसकी वजह से इसको वहाँ टैक्स लग रहा था, तो हम नहीं, मतलब हम उसको डीम्ड रेजिडेंट नहीं बोलेंगे। However, ये प्रोविजन तब अप्लाई नहीं होता कोई द रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, यानी अगर 6(1) लेना है, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो फिर हम इसको डीम्ड रेजिडेंट 6(1) नहीं। क्लियर? लायबिलिटी टू टैक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक बार यूनिवर्सल दोबारा पढ़ के लेना, ठीक है। लायबिलिटी टू टैक्स चलो बढ़ा देती हूँ। लायबिलिटी टू टैक्स इन रिलेशन टू अ पर्सन एंड विद रेफरेंस टू अ country means that there is an income tax liability on such person under the law of that country for the time being. लायबिलिटी टू टैक्स का मतलब होता है कि दूसरी कंट्री में इस पर्सन पे टैक्स की लायबिलिटी आ रही है, ठीक है, उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग। It also includes a person who has subsequently been exempted from such liability. जैसा मैंने आपको बोला, उस लॉ के अकॉर्डिंग बाद में वो इनकम एग्जाम्प्ट हो रही है तो भी उसको लायबल टू टैक्स ही माने। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंडियन सिटीजन कैन बी डीम्ड रेजिडेंट। अगर एक पर्सन है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है बट पर्सन है इंडियन ऑरिजिन का, तो उसको डीम्ड रेजिडेंट नहीं बोलोगे। स्टे इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी फॉर बीइंग अ डीम्ड रेजिडेंट। उसका स्टे जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। तभी मैंने कहा बेसिक कंडीशन चाहे फुलफिल ना हुई हो फिर भी हम उसको डीम्ड रेजिडेंट बोलेंगे, यानी चाहे वो इंडिया में एक व्यक्ति ना कंडीशंस फुलफिल करना तो हमारा रेजिडेंट माना जाएगा। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब होता है ऐसी इनकम जो इंडिया के बाहर से आई है, एक्सेप्ट वो बिजनेस और प्रोफेशन जो कि इंडिया का उसमें सेटअप या कंट्रोल हुआ। डीम्ड रेजिडेंट हमेशा RN1। क्लियर है? ये था हमारे पास सबसे 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन, दैट इज डीम्ड रेजिडेंट। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट। क्लियर? चलो स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई एग्जाम ओरिएंटेड बुक को परचेज करना चाहता है जिसके पास ये बुक नहीं है, तो नीचे देखो एक बार सारी नोट्स गिवन है, यू कैन कॉन्टैक्ट देयर। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर लो, व्हाट्सएप कर लो, आपको हेल्प मिल जाएगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट, एक समराइज कर दिया कि देख ये कुछ पर्सन्स हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे या तो ये ROR है या फिर ये RNOR। समझना चाहते हो? करें इसको, आइए स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ जी हाँ, डेफिनेटली इसके बाद इसकी क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि कब ये प्रोविजन अप्लाई होगा कि एक पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। हम पढ़ा तो था लेकिन यार समरी बन जाएगी ना तो बहुत इजी हो जाता है। क्या चल
हाँ, हमारे स्टडी मटेरियल में भी ऐसे ही। पहली बात तो ये ROR और R बट NOR का जो क्राइटेरिया है ना, ये सिर्फ 2% की कैटेगरी पर है, इंडिविजुअल या HUF। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। वो या तो रेजिडेंट होते हैं या NRI होते हैं, नॉट रेजिडेंट। ठीक है, ये OR NOR सिर्फ 2 कैटेगरी। कौन कौन सी? हमारे इंडिविजुअल और HUF। ये को अप्लाइज ओनली फॉर इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, सिर्फ 2 पर ये प्रोविजन क्राइटेरिया अप्लाई होता है। फिर स्टूडेंट्स बोला कि पीको अब हम क्या बोलेंगे कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि हमारा R बट NOR बनेगा। याद करो एडिशनल कंडीशन क्या पढ़ाया था मैंने आपको। देखो अब एक बार हमने ना स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिक कंडीशन पढ़ी थी। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई अगर वो कर गया 2 में से कोई भी एक, तो पर्सन रेजिडेंट हो जाता था, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। क्लियर है? पक्का सर? देख कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा, अब जब वो पर्सन रेजिडेंट हो जाता था तो हमने स्टूडेंट्स कौन सी 2 कंडीशंस पढ़ी थी जिससे वो ROR होता था? मैम फर्स्ट कंडीशन थी कि वो पिछले यानी लास्ट 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर से कारण प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में वो कम से कम 2 साल के लिए इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या था? सेकंड हमने पढ़ा वो एटलीस्ट इंडिया में 730 डेज उसका स्टे हुआ हो लास्ट 7 ईयर्स में, यानी करंट प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 साल। तो अगर आप मुझे ये कहना है दिस कंडीशन विल बी अप्लाई, वो OR कब होगा? अगर मैं कह रही हूँ आपको क्वेश्चन आ जाता है कि वो ना OR पता चल गया, दोस्तों आप ये बता दो कि वो NOR तब होगा। ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं। अच्छा, ये आप ना मेरे स्टूडेंट्स हो तो आप ये ऐसी बातें नहीं कर सकते। यानी अगर वो OR नहीं है तो ऑब्वियसली वो NOR है। इसका मतलब क्या है? इससे ये कह रहा है 2/10 का रेजिडेंट होना चाहिए अगर OR के। तो मैं ये बोल दूँ अगर वो इंडिया में स्टूडेंट NRR नॉन रेजिडेंट रहा है, कब रहा है? उसने कहा था कम से कम 2 सालों में रेजिडेंट होना चाहिए। बचे कितने? 8 साल। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ अगर वो 9 साल जो था वो नॉन रेजिडेंट था, नॉन रेजिडेंट नहीं था, वो 9 साल पिछले 10 सालों से नॉन रेजिडेंट था, तो इसका मतलब वो NOR हो गया। ठीक है, अच्छा अगर वो 2/10 एटलीस्ट 2/10 रेजिडेंट होना चाहिए था, कम से कम 2 साल रहो, यानी बचे हुए मैक्स टू मैक्स साल स्टूडेंट्स वो 8 सालों के लिए नॉन रेजिडेंट रह सकता था। इससे 1 साल भी ज़्यादा होता तो 2 साल के लिए वो हमारे पास रेजिडेंट नहीं था, यानी वो R था, रेजिडेंट था, लेकिन वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया करंट प्रीवियस ईयर के लिए। इस प्रोविजन को पलट के दिखाते हैं। 8 साल के लिए नॉन रेजिडेंट मैक्स हो सकता था, क्योंकि 2 साल रेजिडेंट होना कंपल्सरी था एडिशनल कंडीशन। वो कह रहे हैं तो 9 साल के लिए नॉन रेजिडेंट था, यानी ऑब्वियसली वो बन गया करंट प्रीवियस ईयर के लिए, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए क्या माना जाएगा? उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर? पहली कंडीशन से पता चल रही क्या है? लिखे इसको, अब स्टूडेंट्स लिखते हैं। तो लिखो यहाँ पर वो इंडिया में, अब मैं आपको कंडीशंस लिखवा रही हूँ कि वो NOR कब होगा। पहली कंडीशन है अगर वो इंडिया में NR था, NR था वो हमारे इंडिया में कितने साल होते हैं? 9 सालों के लिए पिछले 10 सालों में से, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 से पहले के 10 साल। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स में हमारे पास सब कुछ गिवे थे। ठीक है, ये तो हम सामरी नोट्स पढ़ा रहे हैं, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि वो 9/10 के लिए वो NR था। ठीक है, इन प्रीवियस ईयर्स। चलो, तो इट मीन्स हो जाएगा NOR। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती थी? क्यूमुलेटिव कंडीशन थी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, यानी अगर उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो वो NOR बन गया। मान लो ये कर दें, वो 8 सालों के लिए था NR, या 7 सालों के लिए था, मतलब 2 साल वो रेजिडेंट था। तो इस पर आ जाओ। इसने कहा था कम से कम उसका इंडिया में स्टे 730 दिन होना चाहिए था, यानी मैं अगर आप ये बोल दो स्टूडेंट कि उसका पिछले 7 सालों में इंडिया में स्टे या तो 729 डेज या उससे कम था, तो भी वो बच जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर? उसी को पलट के दिखाना है, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। तो क्लियर को यहाँ पे सेकेंड इज स्टे इन इंडिया। स्टे इन इंडिया पिछले 7 सालों में अगर स्टूडेंट उसका जो स्टे है इंडिया में वो 729 या लेस डेज है, 729 या उससे कम दे रहे हैं, यानी 730 दिन वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, तो इन दैट केस ऑल्सो वो क्या मान लिया जाएगा?
जल्दी से बोलो क्या माना जाएगा, नॉट ऑनरेबल रेजिडेंट, क्योंकि क्यों लिटिक फाइनेंस 729 days और लेस देन 7 years, 729 days और लेस देन 729 days हमारे टोटल 7 सालों में उसका स्टे होना चाहिए था। समझ आ गई दोनों बातें? ओके, अब पढ़ते हैं एक और बात। मैंने कब पढ़ाया था कि मैंने आपको कहा सारी कंडीशन बताई थी कि अगर पर्सन इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, डीम्ड रेजिडेंट की बात नहीं कर रही मैं, पिछले सेशन पे चले जाओ, पिछले लेक्चर पे हमने पढ़ा इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज, उसका इंडिया में स्टे जो है वो 120 दिन या उससे ज्यादा है बट लेस देन 182 डेज है, तो भी हम उसको R/NOR बोलते थे। बस वही यहाँ पे लिखना है। तो क्वेश्चन अगर आ गया तो भाई वही वाली बात थी, दो ये पॉइंट्स हो गए, तीसरा में लिखवा रहे, उसी को रिपीट करवा रहे। अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम अभी तो आपने कहा था डीम्ड रेजिडेंट में कि वो सिर्फ इंडिया सिटीजन होना चाहिए, इंडियन ऑरिजिन वाला नहीं दिखेंगे, वहाँ डेज नहीं थे, वो चाहे रहा हो जो इंडिया में ना रहा, ये वो प्रोसेसर है स्टूडेंट जहाँ पे नंबर ऑफ डेज एटलीस्ट 120 वाले थे। क्या दोनों में ये फर्क है प्रोसेसर्स? तो कंफ्यूज मत हो, ये डीम्ड रेजिडेंट नहीं है। प्लस टोटल इनकम मोर देन 15 लाख है, किसमें है जी? प्रीवियस ईयर में है। आप इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। अच्छा, अब तक आप एक बात तो समझ लेना कि फॉरेन सोर्सेस में कौन सी इनकम को नहीं मानेंगे यार, अगर वो इनकम हो रही है तो भी हम उसको इंडियन इनकम एक्सक्लूड करेंगे। ऐसी इनकम देखो, फॉरेन इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच इज सेट अप और कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, देख लो, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जब भी फॉरेन इनकम की बात आएगी तो हम इसको ऑटोमेटिकली हम मान लेंगे कि हाँ भी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया, कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया। क्लियर? चलो, उसके बाद स्टूडेंट्स और क्या हमने बोला था, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसको डीएम रेजिडेंट से अलग बनाया कि उसका जो इंडिया में स्टे है वो कितना था स्टूडेंट? 120 डेज या उससे ज्यादा, 120 डेज या उससे ज्यादा। आई वो दिख रहा है? ठीक है, 120 डेज और नो, लिख लो एक बार। ठीक है, तो स्क्रीन कर, ठीक है, 120 डेज और नो, बट लेस देन 182 डेज, और सही कहना है नहीं, बट अप टू 182 डेज, लिखो स्टूडेंट, बट अप टू 182 डेज। क्लियर? अब मैं आपका यही टेस्ट ले रही थी कि जितना हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा रहे उतना आपको अभी तक याद नहीं है। नहीं, मैंने लिखा 182, आपने लिख दिया, मैं पहले लेस देन लिखा, आपने वो लिख दिया, आपको याद नहीं है? अगर 182 डेज भाई वो है तो एक बात बताओ, फिर उसको क्यों इस कैटेगरी में ला रहे हो? वो तो बेसिक कंडीशन फुलफिल करना है, उसको तो फिर बेसिक करेगा, ऑर्डिनरी पे एडिशन एंड इश्यूज चेक करो, फिर तो वो आ रही है, NOR दोनों हो सकता है ना? तो यहाँ पे आता है, बट इनफैक्ट इसको हाईलाइट कर लो कि भूल ना जाओ दोस्तों, लेस देन 182 डेज। देखो पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, गलती कर दी, लेस देन 182। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स इन केस इफ यू हैव राइट कि अभी वो अप टू 182 है तो वो बेसिक वाले फॉर्मूला पे जाएगा, इस पे नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है एक कौन सी और कैटेगरी है जो कि हमेशा R/NOR ही होगी। अब की पढ़ा प्रीवियस इसी हमने लेक्चर में डीम्ड रेजिडेंट, ठीक है, तो डीम्ड रेजिडेंट में मैंने आपको करवाया ना कि डीम्ड रेजिडेंट भी जो होता है वो हमेशा R/NOR होता है। क्लियर है सबको? अब अगर अभी भी कोई कंफ्यूज हो रहा है कि मैम ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ सी हो गया, नहीं, थर्ड पॉइंट पे इंडिया सिटीजन भी है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन भी है, बाकी सबको देख के उसने स्टे बोला 120 डेज और नहीं है बट लेस देन 182 डेज। लेकिन डीम्ड रेजिडेंट में उसने बोला स्टे से मुझे मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन फिर वो इंडियन ऑरिजिन का पर्सन नहीं होगा, ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। मतलब इंडियन ऑरिजिन का है नहीं है मुझे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है कि इंडियन सिटीजन तो पक्का होना चाहिए। क्लियर? इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक ओवर होता है, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो डेफिनेटली इन पे आस्क योर क्वेरी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस का